लोग उससे प्रभावित हो जाए, लेकिन बहुसंख्यक समाज प्रभावित नहीं होगा। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं इससे पहले कि गिरीश भाई के पास आऊं, मैं आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। गुजरात की परिस्थितियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, शहर दर शहर। मुसलमानों के मोहल्ले अलग हैं, हिंदुओं के मोहल्ले अलग हैं, और ये बिल्कुल यकीनन है कि हिंदू बिल्डर्स जो हैं मुसलमानों को मकान नहीं देते। एक मुसलमान को मकान दे दिया तो उसकी बिल्डिंग नहीं बिकती, साहब कोई आने को तैयार नहीं होता। ये सही बात है। आप राजकोट जाइए, भावनगर जाइए, बड़ौदा जाइए, या अहमदाबाद जाइए, गांधीनगर जाइए, जहां मर्जी जाइए। मुंबई के अंदर भी है, मैं आपको बताऊं, एक नहीं सैकड़ों एरियाज के अंदर। दूसरी बात, इवन जैन समाज जो अपनी बिल्डिंग्स बनाता है वो नॉन जैन्स को नहीं देता है। यहां तक मैं बता रहा हूं कि आप नॉन जैन है तो आप उसके अंदर नहीं आ सकते, आप जैन समाज के होने चाहिए तभी आप आ सकते हैं। और मैं सैकड़ों बिल्डिंगें बॉम्बे के अंदर गिना सकता हूं, मेरे घर के पास में है, और पूरा तो क्या कहते हैं गुजरात भरा हुआ है। और तो और सुनिए, मुंबई के अंदर ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें हैं जहां पे लिखा रहता है कि ये बिल्डिंग सिर्फ उनके लिए है जो वेजिटेरियन खाते हैं। अगर नॉन वेज रहना चाहते तो वो यहाँ पर ना आए, उनको ना तो मकान किराए पर दिया जाएगा और ना ही उनको खरीदने की अनुमति दी जाएगी। ये बात सही है, मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र के अंदर, पूना के अंदर भी है ये बातें, ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं। और गुजरात के अंदर तो स्ट्रीट्स हैं जो डिवाइड कर देती हैं कि हिंदू एरिया और मुस्लिम एरिया है। उस किस्म का डिवीजन मुंबई में नहीं है, लेकिन बिल्डिंग्स पर डिवीजन जो है बिल्कुल क्लियर है साहब। और इस बात को तो कई बार जावेद अख्तर ने भी उठाया, कई और लोगों ने भी उठाया है। ये एक किस्म का जो डिवीजन है भारत के दो सबसे समृद्ध राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर, ये सोचने वाली बात है कि यहाँ से मैसेज कहाँ जाता है। धीरे धीरे ये मैसेज परकोलेट डाउन होके अब कर्नाटक में जा रहा है, वहां पर ये बीमारी आ रही है, वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये घृणा जो है ये सब जगह है। क्या वैलेंटाइन डे के ऊपर आप विरोध करते हैं, पब्स एंड होटल्स के ऊपर आप अटैक करते हैं, या एक टर्म यूज की जाती है घेटोइजेशन। ये घेटोइजेशन जो है ना, जहां कम्युनिटीज आपस में एक साथ नहीं रह सकती, और महाराष्ट्र और गुजरात प्रोमिनेंट एग्जांपल है। और गुजरात के अंदर तो उसके लिए लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है स्पेसिफिकली। गिरीश भाई बताएंगे उसके बारे में जब उनसे मैं उनका फीड लूंगा। आलोक जी, ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं बढ़ती हुई नफरत घृणा समाज में, ये भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये अल्टीमेटली फिर 1947 पे लाके हमें खड़ा कर देगी। आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। यहाँ मैं इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो नफरत है या समुदायों के बीच में जो एक अविश्वास है वो बढ़ा है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता कि ये 2014 से बढ़ा है। मैं एक जमाने में मैं मेरठ में लंबे समय तक रहा हूँ, और वहां भी आबादी का इस तरीके से अपनी ही कौम के साथ में रहने की प्रवृत्ति ये बढ़ी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने काफी सारे इस तरीके से चीजें देखी हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो माहौल जो पैदा होता है ना, ये बेसिकली असुरक्षा से पैदा होता है। जब अल्पसंख्यक समुदाय जब होता है तो अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, तो वो सुरक्षा के लिए ही वो एक साथ रहना चाहता है। और ये अभी की नहीं, ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति है, ये आदिम प्रवृत्ति है, ये इसको ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इसका अगर आकार बढ़ा वो एक अलग है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका निदान भी है। मैं एक बार गया था, सिंगापुर गया था, वर्ल्ड सिटी समिट की कवरेज में गया था। तो इंडिया से केवल 3 ही जर्नलिस्ट गए थे वहां पे। तो वहां पर एक सवाल हुआ था कि अर्बन डेवलपमेंट को अब किस तरीके से किए जाते हैं, मास्टर प्लान किस तरीके से बनाया जाना चाहिए। इस पर एक काफी लंबा सेशन भी हुआ था, और मेरी कुछ एक्सपर्ट से कुछ अलग अलग बातचीत भी हुई थी। तो वहां उन्होंने बताया था कि जैसे सिंगापुर का जब डेवलपमेंट चालू हुआ, तो आप याद करिए सिंगापुर का डेवलपमेंट ही अभी का है, ये 3 दशकों का है, ये मुख्य तौर पे 3 दशकों का। ऐसा नहीं है कि वो 1950 में भी इतना विकसित था या इतनी बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स थी। तो उन्होंने किस तरीके से एक फैब्रिकेशन किया, जैसे उन्होंने एक छोटी बिल्डिंग कोई पहले बनी हुई है, 2 मंजिल की, 4 मंजिल की, 5 मंजिल की जो बनी हुई है, उसको उन्होंने डिमोलिश किया, और उसके बाद में सिंगापुर ने उसमें स्काई स्क्रैपर खड़े किए। अब जो स्काई स्क्रैपर्स है ना, उसमें उन्होंने वो कॉम्बिनेशन जो वहां पे कास्ट का था, जो कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन था, जैसे अगर हम लोग सिंगापुर के में स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें वहां पर कितने सिंहली हैं, कितने तमिल हैं, या कितने मलेशिया वाले लोग हैं, या कि अदर कम्युनिटी के लोग हैं, मैंने बाहर के लोग भी कितने हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन जो उस क्षेत्र में जो था,
वो उन्होंने उसमें मेंटेन किया है। और उसमें उन्होंने ऐसा भी नहीं किया है कि अगर वो 3 मंजिल के या 3 बीएचके या 4 बीएचके के घर बना रहे हैं तो सारे लोग वहीं पे होंगे। उसमें ये वाली भी कम्युनिटी रहेगी और सारी कम्युनिटी रहेगी। तो ये एक आपको मास्टर प्लान भी आपको बनाना पड़ता है, एक आपको सोच विकसित करनी पड़ती है। हम किस तरफ जाना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या हम डेवलप इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं? डेवलप इकोनॉमी की क्या पहचान है? आप याद करके देखिए, दुनिया में जितने भी देश तो डेवलप हुए हैं, चाहे वो यूएस ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी धर्म आधारित डेवलपमेंट नहीं है उनका। धर्म उनके यहाँ है, लेकिन वो धर्म आधारित डेवलपमेंट नहीं है। ये नहीं कि हर चीज में धर्मी को वो प्रमुखता देंगे। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ वो भी देखिए, जो धर्म आधारित जो देश बने, धर्म आधारित था पाकिस्तान देख लीजिए, किसी जमाने में उसको फ्रेजाइल बोला जाता था, अब वो फेल्ड स्टेट के तौर पर काउंट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे जिन्होंने धर्म के आधार पर अपना रास्ता चुना और वो कहाँ पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आप अफगानिस्तान को भी ले सकते हैं। अफगानिस्तान को मैं इसलिए कहता हूँ, आज गरीब है, लेकिन अफगानिस्तान में जितने रिसोर्सेस हैं, बहुत रिसोर्स है। स्पेशली जो दक्षिणी जो अफगानिस्तान है, उसके रिसोर्सेस की तो हम गिनती ही नहीं कर सकते, अतुलनीय है वहां पे। तो अगर उस रिसोर्सेज का अगर वो ढंग से अगर वो मैनेज करे तो एक दुनिया के एक मतलब बेहतरीन विकासशील देशों में उसकी गिनती हो सकती है, वो भी चंद समय में। लेकिन यह है कि आपको धन को छोड़ना पड़ेगा। अब धन क्यों नहीं छोड़ पाते? धन, यही सवाल खड़ा होता है। इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि कुछ लोग सत्ता में बने रहने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, वो धर्म की बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन धर्म की बातें इसलिए करते हैं कि आपका जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान हट जाए। वो ये कहते हैं कि आपकी कौम श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, आपका चिंतन सर्वश्रेष्ठ है, आपका अतीत सर्वश्रेष्ठ है। वो इसी चीजों पे ही आपको पूरी तरीके से केंद्रित रखते हैं। और कहना चाहिए कि आपको एक सर्किल में घूमने के लिए विवश कर देते हैं। आप कुछ और सोच ही नहीं पाते। सोचेंगे तो तब जब आप विभिन्न तरीके से सोर्सेज से जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे, जब आप व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन लेंगे, जब आप लोगों के हियर एंड से पे, लोगों की कही सुनी बातों पर जब आप ध्यान देंगे, उन्हीं से ही जानकारी ग्रहण करेंगे, तो आप मान करके चलिए कि आपके पास जो जानकारी आ रही है, जो आपके पास सूचनाएं आ रही हैं, आप उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। यानी आपके पास में एक एनालिटिकल थिंकिंग का अभाव होगा। महत्वपूर्ण चीज है कि एनालिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़े। जब तक एनालिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी, तब आप मान के चलिए कि ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाने में आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। एक आप याद करिए, जब हमारे ओबामा साहब जो पहली बार जब बने थे, मतलब उनको जब नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज से मिलने से थोड़ी देर पहले की समय की बात है, उन्होंने ये कहा था कि सब लोग अपने कैरियर के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन सबको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, सबको संस्कृति पढ़नी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। अगर विज्ञान के प्रति अगर ध्यान हटेगा तो आदमी बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद नहीं हो सकता। और उसके लिए आपको एक मौलिक समझ बूझ एक विकसित करनी होगी, और वो वहीं से आती है। अगर वहां पे आप नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको शासक तो वहीं आपको घुमा के रखेगा, उन्हीं सब चीजों में करेगा कि भाई लव जिहाद हो गया, ये हो गया। अभी मैं देख रहा था कि वहां पर महाराष्ट्र में बहुत सारी इस तरीके की रैलियां निकाली जा रही हैं। अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में ही था शायद, कि वहां पर बहुत सारी निकाली जा चुकी है। वो आंकड़ा लगभग 50 से भी ऊपर पार कर चुका है। सकल तो हिंदू समाज प्रतिदिन रैलियां करके इतनी नफरत फैला रहा है, उसका डिस्कोर्स इतना ऋणात्मक है और कोई एक्शन नहीं है उसके ऊपर। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर अपने एडिटोरियल के अंदर उसे खालिस्तान के साथ कंपेयर किया सर अपने। आप सोचिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर सर। ये तो है। देखिए, महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि इसी से ही आपको बचना पड़ेगा। और ये इस तरीके की चीजें केवल आपकी पढ़ाई लिखाई और विज्ञान की जो भाषा है, एक तरक्की पसंद से ही विकसित होगा। और देखिए, कम्युनिटी तो बनती चली जा रही है, चाहे आप मेरठ देख लीजिए, चाहे कानपुर देख लीजिए, सुरक्षा का तो में एक माहौल है। ये ये सुरक्षा का माहौल उनमें ये पैदा करना पड़ेगा कि वो कहीं भी रहें तो सुरक्षित है। ये चीज महत्वपूर्ण है। अब याद करिए एक बार, यहाँ प्रासंगिक नहीं है लेकिन मैं उस चीज को मैं उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे केपीएस गिल साहब ने पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया था। कैसे खत्म किया था? उन्होंने हर यूनिट को जोड़ दिया था, एक बड़े उद्देश्य के लिए जोड़ दिया था। वो बड़ा उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था पंजाब की खुशहाली, पंजाब का अमन चैन।
तो उस खुशहाली के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये नहीं किया था कि आपके लिए कोई एक स्पेशल यूनिट बनानी थी। उन्होंने हर घर को, हर थाने को इतना सज्जित कर दिया था, मानसिक तौर पर तैनात कर दिया था कि आप ही उसको इतना सुदृढ़ कर दिया था कि आप ही जाकर मौके पर उस घटना को निपटे, और वो निपटे। तभी देखिए एक समाप्ति हुई उसकी। अदरवाइज समाप्त करना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता। आतंकवाद को फैलाना बहुत आसान है, आतंकवाद को समाप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है, उसके लिए पीढ़ियां लग जाती हैं। भारत के इस मामले में सौभाग्य कहेंगे कि उसको इस तरीके के नेता मिले कि उन्होंने पीढ़ियां नहीं लगने दिया, कुछ दशक में ही उसको नियंत्रित कर दिया। ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन ये सब असफलता ज्यादा बड़ी है हिंदू और मुस्लिम समाज की। जो असफलता है इसको दूर करना पड़ेगा। और एक चीज और है, असुरक्षा तब भी पैदा होती है जब आय की भी अत्यधिक असमानता हो। आपको उससे भी जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप लोगों की आय नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इस चीज का समाधान संभव है। आय भी, शिक्षा भी। दिनेश।